हे दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और अब वक्त है डरने का। मैं हूं आपका दोस्तों। यूं तो आप लोगों ने यूट्यूब पर हजारों हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, भूतों की, चुड़ैलों की, शहरों की और गांव की। लेकिन मुझे जो कहानियां सबसे खौफनाक लगती है वो होती है पहाड़ों और जंगलों की कहानियां। क्योंकि आज इतनी डेवलपमेंट के बाद भी दुनिया के कई ऐसे जंगल हैं जहां इंसान पैर तक नहीं रख पाया है। ये जगह देखने में तो खूबसूरत होती है, लेकिन इनकी खूबसूरती के पीछे ना जाने कितने खौफनाक राज छुपे होते हैं। आप लोगों के लिए ऐसे ही जंगलों की रियल स्टोरीज ढूंढते हुए मुझे पता लगा अमेरिका के एपलेशियन माउंटेन्स के बारे में। 3000 किमी में फैले इन पहाड़ों की सच्चाई जब मैंने जानी तो मेरे भी होश उड़ गए। मुझे इन जंगलों के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां जानने को मिली जिसकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं आपके लिए एपलेशियन माउंटेन्स की कहानियों की एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे आप और एक्स हैंडल को भी फॉलो कर लीजिए। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम जॉन है। मेरी जिंदगी में 2 बार ऐसा हुआ है जब मुझे लगता है कि मेरा सामना एक स्किन वॉकर से हुआ था। स्किन वॉकर रूप बदलने वाला शैतान, कहानियों में, फिल्मों में दिखाया जाने वाला मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक रियल बहरूपिया शैतान। आगे बताने से पहले बता दूं कि मेरी माँ एक नेटिव अमेरिकन है, मतलब एक ट्राइबल है, और मेरे पापा एक व्हाइट है। मेरी माँ के पूर्वज हमेशा से जंगलों और पहाड़ों पर रहते आए हैं और बचपन से बड़े होते हुए मैं हमेशा अपने नाना जी से ईनाल डुशी के बारे में सुनता था। ईनाल डुलूशी मतलब एक रूप बदलने वाला शैतान, जिसको हमारी नेटिव ट्राइबल लैंग्वेज में इसी नाम से बुलाते हैं। आप शायद सोए कि बड़े लोग तो इस तरह की कहानियां अक्सर छोटे बच्चों को रात में सुलाने के लिए, डराने के लिए सुनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाल डुलूशी, ये नाम सुनते ही आसपास सब लोग, बड़ी उम्र वाले भी एकदम से चुप हो जाते थे। कोई इस नाम को लेना या इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। जब पहली बार मेरा इससे सामना हुआ था तब मैं 11 साल का था और उस दिन वो मेरे पालतू कुत्ते की स्किन में मेरे सामने आया था। जबकि दूसरी बार जब मैंने उसको देखा था तब वो एक इंसान के रूप में मेरे सामने आया था, और ये इंसान वो था जिसकी कुछ दिन पहले मैंने जान बचाई थी। मैं आपको इन दोनों घटनाओं के बारे में बताऊंगा और मुझे लगता है ये दोनों इंसिडेंट्स एक दूसरे से जुड़े हैं। साथ ही बता दूं कि मैं एक नर्स का काम करता हूं और पिछले 15 सालों से जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा हूं। जब भी जंगलों या पहाड़ों में कोई इमरजेंसी हो जाती है या कोई खो जाता है तो मुझे सर्च टीम के साथ नर्स होने के नाते उनके साथ जाना होता है। और जंगल के अंदर आप जो भी खौफनाक से खौफनाक सिचुएशन सोच सकते हो, इन 15 सालों में मैंने उन सब का सामना किया है। मुझे जंगल में सांप ने काटा है, मैं पहाड़ से नीचे गिरा हूं, रास्ता भूला हूं, मुझे हाइपोथर्मिया हुआ है, और एक बार तो मेरा एक माउंटेन लायन से भी सामना हो गया था। लेकिन उस रात जिस डर का मैंने सामना किया था ना, उसके आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है। शुरुआत मैं पहले वाले इंसिडेंट के साथ करता हूं। मैं तब 11 साल का था। 1991 का शायद जुलाई का महीना चल रहा था। गर्मी इतनी थी कि दोपहर के समय आप नंगे पैर बाहर जमीन पर पैर भी ना रख सके। मैं और मेरा छोटा भाई जो तब 8 साल का था, हम दोनों छुट्टियों में मेरे नाना के घर गए हुए थे। नाना का घर बहुत बड़ा था, हमारे वाले घर से तो काफी बड़ा था। घर पुराना तो था, लेकिन हम दोनों के खेलने के लिए, छिपने के लिए उसमें बहुत सारी जगह थी। नाना जी दिन भर बस घर के ही कामों में लगे रहते थे। कभी घर के बाहर तबेले में कुछ ठीक करना, कभी घर के अंदर किसी चीज की मरम्मत करना, तो कभी अपनी हंटिंग राइफल की सफाई करते रहना। शाम के टाइम कई बार जब हम सब लोग एक साथ बैठे होते तो नाना जी हमें कहानियां सुनाते थे। उस दिन नाना ने सुबह सुबह एक खरगोश का शिकार किया था।
और उस वक्त वो उसी खरगोश की ही सफाई कर रहे थे उसको बनाने के लिए। मैं घर के सामने बैठा बड़े शौक से नाना जी को काम करता देख रहा था, जबकि विल अंदर नानी के साथ किचन में खड़ा था। तुम्हें पता है रात के समय बाहर सीटी क्यों नहीं बजानी चाहिए? नाना जी ने काम करते करते मुझसे पूछा। मैंने अक्सर लोगों से ये सुना तो था कि रात के समय जंगल में या किसी सुनसान इलाके में कभी सीटी नहीं बजानी चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए ये मुझे कभी किसी ने नहीं बताया था। मैंने ना में सिर हिला दिया, क्योंकि सीटी मारने से वो चीजें तुम्हारे पास आ जाती है, चीजें जो तुम्हारी आवाज सुन सकती है। नाना जी खरगोश को अपने नाइफ से काटते हुए बोले। 60 की उम्र में भी उनके हाथों में बहुत जान थी। हमेशा ऐसा नहीं होता, ज्यादातर वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन रहे होते, लेकिन कई बार कुछ चीजें तुम्हारी आवाज सुन लेती है और तुम्हारे पीछे आ जाती है। नाना जी काम करते हुए बोल रहे थे। फिर उन्होंने मुझे उनके इलाके के एक आदमी की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था। वो आदमी बस पावर चाहता था, कुछ भी कर सकने की पावर। वो चाहता था कि वो सब कुछ कर सके जो दुनिया में और कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। और वो पावर हासिल करने के लिए उसने काली शक्तियों का सहारा लिया। उसने अपने भाई का गला काट दिया और उसके सिर की खाल उतार के अपने सिर पर पहन ली, और तब तक उसको पहनता रहा जब तक कि वो उसी के शरीर का हिस्सा नहीं बन गई। उस दिन के बाद से वो काली शक्तियों की मदद से किसी की भी स्किन उतार के पहन सकता है। हिरण, भेड़िए, कुत्ते, उल्लू, यहां तक कि इंसानों की खाल भी। नाना जी के मुंह से ये बात सुनते हुए मुझे अच्छे से याद है, मेरी तो हलक का पानी ही सूख गया था। तो लोगों ने उसको पकड़ा नहीं। मैंने पूछा ना, इन चीजों को पकड़ा नहीं जा सकता, इनसे बस दूर रहा जा सकता है। उनका नाम मत लो और रात में सिटी मत बजाओ। रात में अपने घर के सब खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखो, और अगर रात में कोई तुम्हारे घर के अंदर आने के लिए कहे तो किसी को अपने घर में मत आने दो, चाहे वो कोई भी हो, तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार, जानने वाला। अगर उसकी आवाज जरा सी भी अलग है या दिखने में थोड़ा सा भी अजीब है तो भूल के भी उसके लिए अपना दरवाजा मत खोलना। समझ गए ना बच्चे? नाना जी अपना काम करते हुए बोले। मैंने कहा, हाँ समझ गया। नाना जी फिर से बोले, ये जंगल शहरों से अलग होते हैं बच्चे। तुम्हारा भाई, माँ बाप, तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें चाहे कोई भी दिखाई दे, अगर तुम्हें हल्की सी भी गड़बड़ नजर आए तो उसी वक्त वहां से भाग लेना और कभी इन चीजों के बारे में बात मत करना। ये अपना नाम सुनकर अट्रैक्ट होती है। इतना कह के नाना जी वापस अपने काम में लग गए। उसके बाद हमने दिन भर इस बारे में कोई बात नहीं की। रात में लेटे हुए मैंने विल को भी ये सब बातें बताई, जबकि नाना जी ने मुझसे कहा था कि रात के समय इसके बारे में बिल्कुल बात मत करना। लेकिन मैं भी तब छोटा ही था, मुझे सुबह बताई गई बात भी ध्यान नहीं रही। ये सब सुन के मेरा छोटा भाई बहुत डर गया था। हम दोनों कमरे में अकेले थे। रात के समय चारों तरफ सन्नाटा था। कमरे की खिड़की खुली थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि खिड़की बंद करके तो सो ही नहीं सकते थे। थोड़ी देर बाद विल तो सो गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में वही सब नाना जी की बातें ही घूमे जा रही थी, और तभी खिड़की पर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे पंजा रगड़ने की आवाज हो। आवाज सुनते ही मैं तो एकदम से पत्थर जैसा जम गया, और फिर कुछ सेकंड्स बाद फिर से सेम वैसी ही आवाज आई जैसे खिड़की पर लगी लोहे की जाली में कोई अपने नाखून से खुरच रहा हो। आवाज कुछ सेकंड्स के लिए आई और फिर एकदम से बंद हो गई। अब मुझे खिड़की के दूसरी तरफ से किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हाफ रहा हो, जैसा कुत्ता हाफता है ना। बहुत देर तक भागने के बाद सेम वैसी आवाज मैं उठ के देखना चाहता था कि वहां कौन हाफ है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। हाफने की आवाज लगातार आई जा रही थी, जैसे कि वो जो कुछ भी था बस वही खड़ा था, वहां से जा ही नहीं रहा था। पता नहीं वो वहां कितनी देर तक खड़ा था, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे घंटों बीत गए हैं
और फिर मुझे कदमों के वहां से दूर जाने की आवाज सुनाई दी। शायद वो वहां से चला गया था। मैंने झट से भरी गर्मी में ही अपना मुंह चादर के अंदर घुसेड़ा और मुंह ढक के लेट गया। लेटे लेटे पता नहीं कब आंख भी लग गई। लेकिन अगली ही रात फिर से रात में सोते सोते मुझे फिर से खिड़की से सेम वैसी ही आवाज सुनाई दी। रात के 2 बजने का टाइम था। मैं सो तो चुका था, लेकिन मेरी आंख बार बार खुले जा रही थी। इस बार वो आवाज पिछली रात से ज्यादा तेज थी और आवाज के साथ साथ एक अजीब सी बदबू भी थी जो खिड़की से अंदर आ रही थी। जैसे कई बार रोड पर कोई जानवर मर जाता है ना, और उसके सड़ने की बदबू आती है, बिल्कुल वैसी ही बदबू थी। और तभी मेरे बगल में सो रहा विल भी जाग गया। जॉन, ये कैसी बदबू आ रही है? वो बोला। विल चुपचाप सो जा। मैंने फुसफुसाते हुए उससे कहा, बाहर कोई है क्या? उसने पूछा। मैंने कहा, विल चुपचाप सो जा। और तभी वो खरोचने की आवाज रुक गई। लेकिन आवाज रुकने के 3 सेकंड्स बाद ही एक आवाज आई, मुझे अंदर आने दो। वो आवाज मेरी नानी की थी। मतलब जिस तरीके से मेरी नानी बात करती थी ना, बिल्कुल वैसी ही आवाज थी वो। लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो अलग था। मैंने झट से उठ के खिड़की बंद कर दी और जैसे ही मैंने खिड़की बंद की, बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, गुर्राने की आवाज। गुस्से में नहीं, बस हल्की सी गुर्राहट। इसके बाद वो जो कुछ भी था वहां से चला गया। अगली सुबह मैंने देखा कि खिड़की की दूसरी तरफ पंजों के निशान बने थे। गहरे पंजों के निशान, जैसे किसी ने खिड़की के लोहे की फ्रेम को अपने नाखूनों से कुरेदने की कोशिश की हो। नाना जी ने भी वो निशान देखे। असल में उन्होंने ही वो निशान सबसे पहले देखे थे। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। बस अपने टूल्स लेकर आए और खिड़की पर लोहे की एक मोटी जाली लगा दी। उस रात और उसके बाद की हर रात वो खिड़की बंद ही रहती थी। अगली कई रातों तक नाना जी रात में सोते समय पूरे घर में धुआं करते थे। मतलब वो किसी टाइप की कोई सामग्री जलाकर पूरे घर में घुमाते थे। कहते थे कि इस धुएं से वो शैतानी चीज दूर चली जाती है। अगली कई रातों तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक रात वो हमें ऊपर छत पर चलता सुनाई दिया। उसके कदमों की आवाज भारी थी, बहुत भारी, इतनी भारी कि वो जानवर तो हो ही नहीं सकता था। और वो ठीक हमारे कमरे के ऊपर आकर रुक गया। विल तो डर के मारे रोने लगा था। मैं उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी तो खुद डर के मारे हालत खराब थी। इधर से उधर जाते उसके कदमों की आवाज हमें पूरी रात सुनाई देती रही, जब तक कि दिन नहीं निकल आया। अगले दिन नाना जी को बाहर जमीन पर कदमों के निशान बने दिखाई दिए। वो निशान कैसे थे, किस जानवर के थे, नाना जी ने हमें कुछ नहीं बताया। इसके बाद नाना जी ने कुछ सामान इकट्ठा करके 3-4 पोटलियां सी बनाई और उनको घर के हर एक कोने में टांग दिया। नाना जी बूढ़े थे और जानते थे कि इस तरह की चीजों को कैसे दूर रखा जाता है। उस दिन के बाद से वो जो कुछ भी था फिर से वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद हम भी अपने घर वापस आ गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन फिर घर आने के करीब 3 हफ्तों बाद अचानक हमारा डॉग जैकी गायब हो गया। वो एक मोंगल ब्रीड का डॉग था। जब मैं 6 साल का था तब मेरे पापा पहली बार उसको घर लेकर आए थे। उसके कानों पर ब्लैक और व्हाइट कलर के गोल पैचेस थे। दिन में वो हर समय मेरे पीछे पीछे ही रहता था। मैं जहां भी जाता वो मेरे पीछे ही आ जाता। जिस दिन वो गायब हुआ वो ट्यूसडे की रात थी। रात करीब 9 बजे हमने उसे टॉयलेट के लिए खुला छोड़ दिया था। उसका ये रोज का रूटीन था। वो कुछ देर तक बाहर घूमता और फिर अपने आप अंदर आ जाया करता था। हम सब हॉल में बैठ के टीवी देख रहे थे। 10 मिनट बीत गई, फिर 15 और फिर 30, लेकिन जैकी वापस नहीं आया। पापा टॉर्च लेकर बाहर गए और उसको कई देर तक आवाज़ें मारते रहे, लेकिन जैकी नहीं आया। 20 मिनट बाद पापा वापस आए। बोले, जैकी मिल नहीं रहा है, लगता है कहीं दूर चला गया है, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूं।
हम अगले 3 घंटों तक जैकी को ढूंढते रहे। हमारे कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ आ गए थे। हमने आसपास के हर एक एरिया में उसको ढूंढा, लेकिन जैकी वहां था ही नहीं। थक हार के हम घर वापस आ गए। पापा बोले कि कल दिन में हम फिर से ढूंढेंगे। मैं उस रात 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। कुछ देर के लिए लेटता और फिर से खिड़की पर चला जाता उसको देखने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझे बाहर बैठा दिखाई दे जाएगा, जैसे कि वो हर रात बैठा होता था। कई दिन बीत गए। हमने आसपास के लोगों के साथ मिलके पूरे इलाके में जैकी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब भी हमारा फोन बजता मुझे लगता शायद जैकी का पता चल गया है, लेकिन जैकी का कुछ पता नहीं चला। मम्मी हमें समझाती कि जैकी खुद ही वापस आ जाएगा। डॉग्स को रास्ते याद रहते हैं। वो चाहे कितनी भी दूर चले जाएं, अपने आप वापस आ जाते हैं। 7वें दिन तक मम्मी ने भी ये कहना छोड़ दिया था। शायद मम्मी को भी लगने लगा था कि जैकी अब कभी वापस नहीं आएगा। घर में हम सब हर समय उदास रहने लगे थे। मेरा तो किसी काम में मन ही नहीं लगता था। हम जैकी को बहुत मिस कर रहे थे। रात के समय में और मेरा भाई विल हम बाहर लॉन में जैकी का फेवरेट खाना रखते थे, ये सोच के कि शायद जैकी वहां अपने खाने को सूंघ के वापस आ जाए। और फिर करीब 2 हफ्ते बाद जैकी वापस आ गया। रात करीब 2 बजे मैं बाथरूम यूज करने के लिए उठा था, और हमेशा की तरह बेड से उठते ही मेरी नजर सबसे पहले खिड़की के बाहर हमारे लॉन में पड़ी। तो जैकी बाहर बैठा हुआ था, सामने हमारे दरवाजे की तरफ देखता हुआ। मुझे अपने प्यारे डॉग को देखते ही खुश हो जाना चाहिए था। भाग के दरवाजा खोल के उसको अंदर बुला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ थी। जैकी बिना हिले डुले बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह बैठा था। हमारा डॉग ऐसा नहीं था। वो कभी इतना शांत नहीं बैठता था, और इतनी गर्मी में तो वो मुंह खोल के सांस ले रहा होता। सब कुत्ते ऐसे ही करते हैं, जोर जोर से सांस लेते हैं, लेकिन उसका मुंह बंद था। वो बस चुपचाप बैठा हमारे दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैं 5 मिनट तक या शायद इससे भी ज्यादा उसको वही खिड़की के पास खड़ा देखता रहा। इसी बीच मेरी मम्मी भी उठ के वहां आ गई और मुझे देख के बोली, जॉन यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मॉम जैकी वापस आ गया है। मेरी बात सुनते ही मम्मी खुशी से जल्दी से पहले खिड़की के पास आई और जैकी को बाहर बैठा देखते ही जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए जाने लगी, लेकिन मैंने मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मम्मी रुको। मम्मी हैरानी से मेरा हाथ झटकते हुए बोली, जॉन ये क्या कर रहे हो? जैकी 2 हफ्ते बाद वापस आया है। वो भूखा प्यासा होगा। हटो, उसको अंदर आने दो। और इतना कहते ही मम्मी ने दरवाजा खोल दिया, और दरवाजा खोलते ही उसने एक झटके से अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। मतलब जैसे कोई रोबोट झटके से सिर हिलाता है ना, बिल्कुल वैसे वो खड़ा हो गया। उसकी पूरी बॉडी ही बहुत अजीब लग रही थी। मैं आपको समझा नहीं सकता, जैसे उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को बस जोड़ तोड़ के बना दिया गया हो। और उसकी आंखें भी बहुत अलग थी। नॉर्मली किसी भी इंसान की आंखें रात में चमकती हैं, लेकिन उसकी आंखें नहीं चमक रही थी, बिल्कुल काली थी। मम्मी अब उसके बिल्कुल पास पहुंच गई थी और उसके सिर को हाथ लगाने ही वाली थी कि तभी वो अचानक से मम्मी के ऊपर झपटा। मम्मी एकदम से डर के मारे पीछे हुई और कुछ कदम दूर आकर नीचे गिर गई। ओ शिट! तभी पीछे से पापा की आवाज आई। पापा भी उठ गए थे और अंडरवेयर और टी-शर्ट में ही वहां आ गए थे। अंदर आओ जल्दी। पापा ने मम्मी को आवाज लगाई तो मम्मी जल्दी से अंदर की तरफ आने लगी, लेकिन जैकी जैसा दिखने वाले उस जानवर को कोई जल्दी नहीं थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाता हुआ हमारी तरफ आने लगा। वो कुछ दूर तक तो चल के आया और फिर अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर। लेकिन वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लड़खड़ा रहा था, जैसे कि याद करने की कोशिश कर रहा हो कि 2 पैरों पर कैसे खड़े होते हैं। तब तक मम्मी अंदर आ चुकी थी। मम्मी के अंदर आते ही पापा ने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया।
हमने हॉल की खिड़की से देखा कि वो 2 पैरों पर खड़ा अजीब ही तरीके से गर्दन टेढ़ी करके हमारे दरवाजे की तरफ देखता रहा और फिर उसने मेरा नाम लिया, जॉन मुझे अंदर आने दो। मैं सच कह रहा हूं, उस कुत्ते जैसे जानवर ने सच में ये बोला था। वो इंसान की लैंग्वेज में बात भी कर सकता था। मेरे लिए तो ये बहुत डरावना था। हम तीनों डर के मारे वहीं जमे खड़े थे और फिर वो एकदम से नीचे होके 4 पैरों से भाग के लॉन से बाहर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हम तीनों अगली 10 मिनट तक वही खिड़की के पास खड़े रहे, इस सोच में कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। लेकिन वो फिर से नहीं आया। कुछ देर बाद पापा मुझसे बोले, जॉन अब चुपचाप जाके विल के साथ सो जाओ। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया, लेकिन मम्मी पापा बाहर हॉल में ही बैठे बातें कर रहे थे। सब कुछ तो साफ साफ नहीं सुन रहा था, लेकिन उनकी कुछ बातें सुनाई दे रही थी। मम्मी कह रही थी कि ये क्या था, ये जैकी नहीं हो सकता। पापा कह रहे थे कि हमने अपनी आंखों से उसको देखा है, वो फिर से आ सकता है, हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मेरी आंख लगी तब तक उन दोनों की बातें चल ही रही थी। फिर अगली सुबह दिन निकलते ही पापा ने सबसे पहले नाना जी के पास कॉल किया और उनको ये सारी बात बताई। नाना जी ने कहा कि वो शाम तक यहां पहुंच जाएंगे, तब तक हम सबको घर के अंदर ही रहना है। और जैसा उन्होंने कहा था, शाम होने से पहले ही नाना जी हमारे घर पहुंच गए। अपने साथ वो कुछ सामान भी लेकर आए थे, किसी तरह की सामग्री, कुछ घास, कपड़े में बंधी कुछ छोटी छोटी पोटलियां और एक छोटा सा जार जिसके अंदर राख जैसा कुछ था। नाना जी ने हम सबको बाहर लॉन में जाने को कहा और फिर नाना जी ने उस सामग्री को जला के धुआं किया और उस धुएं को पूरे घर के एक एक कोने में घुमाने लगे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो घर के एक एक कोने में, कमरे में, खिड़की दरवाजे में जाकर उस धुएं को कर रहे थे। शायद ये वही धुआं था जो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर में किया था, जब मैं छुट्टियों में उनके यहां गया था। धुएं की महक इतनी तेज थी कि अगले कई दिनों तक हमारे घर में वो महक आती रही। फिर जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने हम सबको घर के अंदर बुलाया और सबको अपने पास बैठा के बोले, जो कुछ भी कल तुम्हारे घर में आया था वो अब जा चुका है और अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन एक चीज तुम लोग अपने दिमाग में बिठा लो, वो तुम्हारा डॉग नहीं था, तुम्हारा डॉग मर चुका है और वो तुम्हारे डॉग की स्किन पहन के घूम रहा है। नाना जी की आवाज सुन के मम्मी तो रोने लगी थी। लेकिन वो हमारे घर आया क्यों था? पापा बोले, मुझे नहीं पता, शायद वो भूखा था या शायद वो ऐसे ही तुम्हारी तरफ खींचा आ गया। लेकिन उसने जॉन का नाम लिया था। उसको जॉन का नाम कैसे पता? पापा फिर से बोले। पापा की बात सुन के नाना जी सोचने लगे, इसका मतलब वो तुम लोगों पर नजर रखे हुए था और तुम्हारे बारे में सीख रहा था। वो जानता है कि तुम अपने डॉग के आने का इंतजार कर रहे हो, इसीलिए वो तुम्हारे डॉग का रूप लेकर आया। अगर आज मैं यहां नहीं आता तो अगली बार वो किसी और का रूप लेकर आता। वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता जब तक तुम उसको खुद अपने घर के अंदर नहीं आने देते। इसके बाद नाना जी ने हमें जैकी की कोई पुरानी निशानी जलाने को कहा। हमारे पास जैकी का एक कॉलर स्टैप था जिससे हम उसको बांध के रखते थे। नाना जी ने उस कॉलर को लॉन में ले जाकर जला दिया। अगले दिन नाना जी तो चले गए, लेकिन मैं अगले कई महीनों तक ठीक से सो नहीं पाया। अपने डॉग के खो जाने का दुख तो था ही, ऊपर से मुझे हर रात डरावने सपने आते थे। हर रात मुझे एक ही सपना आता, मैं देखता कि मेरा डॉग जैकी दरवाजे के बाहर बैठा है और मैं दरवाजा खोल के उसको अंदर बुला लेता हूं। अंदर आते ही वो 2 पैरों पर खड़ा होकर मेरे ऊपर झपट पड़ता। मेरा छोटा भाई भी रात में डरने लगा था। हम रात में कमरे की लाइट भी बंद नहीं करते थे। धीरे धीरे कई साल बीत गए, सब यादें धुंधली पड़ गई थी। हम जैकी के बारे में भूल चुके थे। लाइफ अब बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। कॉलेज में EMT मतलब इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट का कोर्स करने के बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करने लगा था। जंगल में जब कोई सर्च
या रेस्क्यू मिशन होता तो मुझे रेंजर्स के साथ जाना होता था। देखते ही देखते 10 साल बीत गए और फिर एक दिन सुबह के 4 पर मेरे पास एक कॉल आई। फोन उठाया तो देखा कि वो पीटर की कॉल थी। पीटर इस इलाके का जंगलों का सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर था। वो पिछले 25 सालों से ये काम कर रहा था और जंगल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो ना जानता हो। और अगर वो इतनी सुबह कॉल कर रहा था तो इसका मतलब था कि कोई सीरियस मामला है। मैंने फोन उठाया तो पीटर ने बताया कि डैनियल नाम का एक 32 साल का आदमी जंगल में खो गया है। वो जंगल में अकेले घूमने गया था और 3 दिन बाद उसको वापस आ जाना था, लेकिन 5 दिन बाद भी वो वापस नहीं आया। तो उसकी वाइफ ने उसके खोने की रिपोर्ट दी। पीटर ने बताया कि इतने खराब मौसम में वो 48 घंटे से ज्यादा गायब था। ऐसे में उसका बचना मुश्किल है। हमें जल्दी ही उसको ढूंढना पड़ेगा। 35 मिनट के अंदर ही मैं साइट पर पहुंच गया। वहां पहले से 5 जीप्स खड़ी थी, जिसमें वहां के कुछ लोकल पुलिस वाले, कुछ लोकल वॉलंटियर्स और मार्क नाम का एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर अपने स्निफर डॉग के साथ पहले से पहुंचे हुए थे। पीटर अपनी जीप के ऊपर मैप फैला के एरिया को मैप कर रहा था जहां उस हकर के होने के चांसेस हो सकते थे। पीटर शक्ल से ही बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन वो हमेशा ही ऐसे थका हुआ लगता था। 25 साल पहाड़ों और जंगलों से डेड बॉडीज निकालने के बाद कोई भी इंसान थक ही जाता है। पीटर ने मैप के ऊपर एक गोला बनाया और बताया कि हमें इस एरिया को सर्च करना है। ज्यादातर इलाका प्लेन है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर पीटर ने एक और बात बताई। उसने बताया कि पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में कुछ जानवर अजीब ही तरीके से मरे हुए भी मिले हैं। मैंने कहा जंगल का कोई शिकारी जानवर होगा, उसमें क्या बड़ी बात है। पीटर बोला हाँ हो सकता है, लेकिन जिस जगह हमें वो जानवर मरे मिले थे वहां किसी और जानवर के नहीं बल्कि इंसानी पैरों के निशान थे, बड़े बड़े पैरों के निशान। हमने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की और 3 टीम्स बना के उसको ढूंढने निकल गए। मेरी टीम में मैं, मार्क, सारा और मार्क का स्निफर डॉग था। हम कई किलोमीटर तक पैदल ढूंढते हुए जाने लगे। कहीं कोई निशान नहीं मिल रहा था। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन गनीमत की बात यह थी कि मार्क के डॉग को उस हकर की गंध मिली हुई थी और वो लगातार जमीन में नाक घुसाए आगे बढ़ रहा था। अब हम करीब 2.5 किमी दूर गए होंगे कि रास्ते में हमें एक कौवा मरा पड़ा दिखाई दिया। उस पर कोई चोट या किसी बीमारी का निशान नहीं था, बस वो नीचे मरा पड़ा था। मार्क का डॉग भी उस केवे के पास नहीं जा रहा था, बस दूर से ही उस पे हल्का हल्का गुर्रा रहा था। मार्क ने उस केवे को अपने हाथ से उठा के साइड में झाड़ियों में फेंक दिया। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। सबसे आगे मार्क का डॉग था और हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन फिर करीब 1 किलोमीटर और दूर जाने के बाद हम एक चढ़ाई वाले एरिया में पहुंच गए और वहां जाते ही मार्क का कुत्ता एकदम से रुक गया, मतलब बिल्कुल रुक गया। वहां से आगे बढ़ ही नहीं रहा था। मार्क ने उसको खींच के ऊपर ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन वो ऊपर बढ़ ही नहीं रहा था। बहुत डरा हुआ था। मार्क ने बताया कि उसका डॉग आसानी से डरने वाला नहीं है, बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले वो एक माउंटेन लायन के इलाके में भी चला गया था बिना डरे। इसलिए उसका इस तरह से डरना और आगे जाने से बिल्कुल मना कर देना बहुत अजीब बात थी। शायद आगे कोई बड़ा जानवर था, लेकिन जंगल के इस इलाके में भालू के अलावा और कोई ऐसा बड़ा जानवर नहीं था जिससे वो कुत्ता डर जाए। भालू से बचने के लिए हमारे पास बियर स्प्रे था। सारा बोली बैकअप बुलाया जाए क्या, लेकिन मैंने और मार्क ने मना कर दिया। बैकअप बुलाना क्यों था? वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई खतरा नहीं था। हम कुछ देर वहीं रुक गए। इस बीच जब हम वहां खड़े थे तो मैं सच कह रहा हूं, मुझे साइड में पेड़ों के बीच कुछ डिस्टरबेंस दिखाई दी, लेकिन बस एक झलक मेरे देखते ही
वो जो कुछ भी था वहां से गायब हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, नहीं तो वो लोग मुझे डरपोक और पागल समझते। बस मैंने देख के अनदेखा कर दिया। करीब 10 मिनट रेस्ट करने के बाद मार्क का डॉग भी अब नॉर्मल हो गया था और आगे जाने को तैयार था। मतलब पहले जैसे डर के मारे उसकी धुम उसकी टांगों के बीच में घुस गई थी ना, वो अब नॉर्मल थी। हम लोग आगे बढ़ गए। इस बीच सारा रेडियो फोन पर दूसरी टीम्स के कांटेक्ट में थी। किसी भी टीम को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। अब हम मुश्किल से 1 किमी और आगे गए होंगे कि हमें उस हाइकर के वहां होने का पहला सबूत मिल गया। एक पानी की बोतल साइड में पेड़ों के नीचे पड़ी हुई थी। बोतल उसी ब्रांड की थी जो उसकी वाइफ ने बताया था। एक उम्मीद जगी मार्क और सारा खुश थे, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस की। वो बोतल वहां पेड़ के नीचे फेंकी नहीं गई थी, बल्कि ऐसे रखी थी जैसे किसी ने ध्यान से जानबूझ के उसको वहां रखा हो। बोतल सीधी खड़ी थी और उसका ढक्कन खोल के उसके ऊपर रखा गया था। बोतल में पानी भी था। बहुत अजीब बात थी। हम और आगे बढ़ते गए, लेकिन हम जितना ऊपर जाते जा रहे थे, जंगल की आवाजें बिल्कुल कम होती जा रही थी। और एक पॉइंट तो ऐसा आया जब जंगल जैसे बिल्कुल शांत हो गया था। और तभी 11:23 पर मार्क के रेडियो पर मैसेज आया। पता चला कि टीम 2 को वो आदमी मिल गया था, जिंदा। ये बात सुन के मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता। कॉल पे ही पीटर ने पूछा कि उसकी कंडीशन कैसी है, तो उन्होंने बताया कि उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बहका बहका लग रहा है, लेकिन ठीक है। वो उनको एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ मिला था। और उसके कपड़े कैसे हैं? मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि उसके कपड़े बिल्कुल ठीक है, गंदे भी नहीं हो रखे। ये बात सुनते ही मेरे तो कान खड़े हो गए। मतलब जो आदमी 2 दिन से जंगल में गायब था, उसके कपड़े तक गंदे नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? खैर, उन्होंने हमें उनके कोऑर्डिनेट्स दिए और बाकी के दोनों टीम्स भी कुछ ही देर बाद उनके पास पहुंच गई। मुझे उसका प्राइमरी मेडिकल चेकअप करना था। मैंने उससे पूछा, तुम ठीक हो दोस्त? तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूं। उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था जैसे रास्ता भूल जाने के 2 दिन बाद मिलने से उसको कोई खुशी हुई हो। मैंने फिर से उससे पूछा, डैनियल तुम खो कैसे गए थे? वो बोला, पता नहीं, बस हकिंग के लिए जाते जाते रास्ता भटक गया। मैंने पूछा, तुम 2 रात गायब थे, इतनी ठंड में तुमने 2 रात जंगल में कैसे बिताई, बिना खाने और पानी के? तुम्हारे पानी की बोतल कहां है? वो बोला, मैं ठीक हूं, मुझे प्यास नहीं लगी। मैं ध्यान से उसको देख रहा था। उसके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं थी ना। उसने हमें एक बार भी थैंक्स बोला उसको ढूंढने के लिए। डैनियल तुम चल सकते हो, हमें यहां से जाना होगा। मैंने उससे पूछा। मेरे ये कहते ही वो सीधा खड़ा हो गया, बिल्कुल आराम से, कोई थकान नहीं, कोई दर्द नहीं। हम वापस बेस पर आने लगे जहां से उसको हॉस्पिटल लेकर जाना था। वो और पीटर आगे आगे चल रहे थे, जबकि मैं और सारा पीछे थे। मैंने धीरे से सारा से पूछा, सारा तुम्हें नहीं लगता कुछ गड़बड़ है? सारा बोली, गड़बड़ नहीं तो क्या गड़बड़ है? मैंने कहा, ये बंदा 2 दिन से गायब था और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। तुम्हें अजीब नहीं लगता? वो बोली, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक पुराना हैकर है, रास्ता भटक गया था और इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये आसानी से मिल गया। हो सकता है डरा हुआ भी हो और बस दिखा ना रहा हो। लोग अक्सर ऐसा करते हैं। ज्यादा मत सोचो। अब हमें चलते हुए 20 मिनट हो गई थी। मैंने नोटिस किया कि डैनियल अजीब ही तरीके से चल रहा था। मतलब हम उस वक्त एक उबड़ खाबड़ रास्ते से जा रहे थे। सबको चलने में परेशानी हो रही थी, लेकिन डैनियल उसको चलने में कोई परेशानी नहीं थी, जैसे उसके पैरों में शॉकर्स लगे हो। एक बार भी उसका पैर नहीं लड़खड़ाया, ना उसने अपनी चाल बदली।
दोपहर के 3 बज चुके थे। मैं चुपचाप चलते हुए डैनियल को ही नोटिस कर रहा था। पता नहीं क्यों उसको देखते हुए मुझे बार बार नाना जी की बात ध्यान आ रही थी कि वो चाहे किसी भी रूप में हो, तुम्हारे मम्मी, पापा, भाई किसी भी रूप में अगर उसमें कुछ भी अजीब लगे, कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल नहीं है, तो उसी वक्त वहां से भाग जाना। लेकिन मैं यहां से भाग नहीं सकता था, ना ही मैं यूं सबके सामने ये बोल सकता था कि ये आदमी कोई स्किन वॉकर है। सच बताओ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि यूं दहाड़े कोई स्किन वॉकर इतने लोगों के बीच में आ सकता है। रात की बात अलग होती है, लेकिन यूं दिन में ही सबके सामने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फालतू में परेशान हो रहा हूं। करीब 1 घंटे बाद हम लोग बेस पर पहुंच गए, जहां से उसको सीधा पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया। मैं जीप में उसके साथ गया था। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने भी उसका चेकअप किया। जो डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था वो मुझे जानता था। उसने बताया कि उसकी बॉडी के सारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। परफेक्ट हार्ट बीट, परफेक्ट ब्लड प्रेशर, परफेक्ट टेम्परेचर, सब कुछ टेक्स्ट बुक परफेक्ट। उसकी बॉडी में पानी की भी कोई कमी नहीं लग रही थी। डॉक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में इंसान को एडमिट करके 24 या 48 घंटे तक मॉनिटर किया जाता है। लेकिन यहां तो अलग ही कहानी थी। उसकी वाइफ को उसके मिलने की इंफॉर्मेशन दे दी गई थी और कुछ ही देर बाद वो भी वहां पहुंच गई। 2930 साल की होगी, दिखने में बहुत ही सुंदर। वो भागते हुए उसके वार्ड तक आई और रोते हुए सीधा अपने हस्बैंड से लिपट गई। और डैनियल मैं कितना डर गई थी। तुम ठीक हो ना? वो रोते हुए अपने हस्बैंड से बोली। डैनियल बोला, हां मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन तुम कुछ अलग लग रहे हो। वो बोली, हां पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाए नहीं ना? डैनियल बोला। वो बोली, नहीं तुम पहले से जवान लग रहे हो, फिट लग रहे हो। उसकी बात सुन के डैनियल हंसने लगा। बोला, ये तो अच्छी बात है ना। उसकी हंसी बिल्कुल नॉर्मल थी। इस बीच उसकी फैमिली के कुछ और लोग भी वहां आ गए थे। वो सब बातें करने लगे। मेरे लिए तो अब ये केस क्लोज था, इसलिए मेरे वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। मैं भी वहां से सीधा अपने घर आ गया। रात में खाना खाने के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर में मैंने लैपटॉप चलाया और फेसबुक पर डैनियल का प्रोफाइल ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे उसका प्रोफाइल मिल गया। डैनियल के प्रोफाइल पर तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी वाइफ अपने प्रोफाइल पर रेगुलर फोटो डालती थी। मैंने उनकी पिछले कुछ महीनों की फोटो देखी। डैनियल उन फोटो में अलग नजर आ रहा था। आज जो आदमी हमें मिला था उससे तो कहीं ज्यादा अलग था। मतलब उसका चेहरा, हाइट वगैरह सब डैनियल के जैसी थी, लेकिन एक इंसान का जो लुक होता है ना, वो बिल्कुल अलग था। रह रहे के मेरे मन में बार बार यही ख्याल आए जा रहा था कि ये कोई और ही बला है जिसको हम जंगल से ले आए हैं। एक बार तो सोचा कि मैं पीटर को या अपने नाना जी को कॉल करके इस बारे में बात करूं, लेकिन मैंने कॉल नहीं की। मैंने किसी को ना कोई कॉल की, ना इस बारे में कोई बात की। फिर कुछ हफ्ते बाद एक दिन ऐसे ही किसी और केस के सिलसिले में मेरी फिर से पीटर से मुलाकात हुई। पीटर से मेरी कुछ केसेस को लेकर बात हुई और फिर बातों बातों में हमारी डैनियल को लेकर बात होने लगी। पीटर ने बताया कि अभी 3-4 दिन पहले उसके पास डैनियल की वाइफ की कॉल आई थी। उसने बताया कि जब से डैनियल घर आया है तब से बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। उसने बताया कि उसको भूख नहीं लगती, मतलब बिल्कुल भूख नहीं लगती। जब से वो घर आया है तब से उसने कुछ भी नहीं खाया, ना वो पानी पीता है, किसी से बात भी नहीं करता। बस रात में कई बार जब उसकी वाइफ की आंख खुलती है तो वो ठीक अपनी वाइफ के बेड के सामने खड़ा उसको देख रहा होता है। मैंने पीटर से पूछा, फिर तुमने क्या कहा उससे? उसने कहा कि मैंने तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। हो सकता है उसको जंगल में सिर पर कोई चोट लग गई हो या कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ हो। लोग अक्सर इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। मैंने कहा, सही बात है,
नॉर्मली हमारे सर्कल्स में इस तरह के अजीब केसेस के बारे में लोग गॉसिप करते रहते हैं। इस केस के बारे में भी मुझे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता था। लेकिन फिर करीब 3 महीने बाद एक रात 11 बजे के करीब अचानक मेरे पास कॉल आई। वो सारा की कॉल थी, वही रेंजर जो उस दिन मेरे साथ उसको ढूंढने गई थी। मैंने फोन उठाया तो सारा हड़बड़ाती हुई बोली, जॉन जल्दी से न्यूज देखो टीवी में। मैंने कहा, क्या हुआ सारा, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आ गई है? कोई टेररिस्ट अटैक हो गया है क्या? वो बोली, नहीं, तुम जल्दी से न्यूज ऑन करो। उसकी आवाज में इमरजेंसी थी। मैंने जल्दी से टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाया तो देखा कि न्यूज वाले एक जलते हुए घर की लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक बड़ा सा घर धू-धू करके जल रहा था और फायर ब्रिगेड की कुछ गाड़ियां उस आग को बुझाने में लगी थी। स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी, एक आदमी ने अपनी वाइफ और 2 बच्चों का खून कर दिया और अपने घर में आग लगा के जंगल में भाग गया। और जब मैंने उस आदमी की फोटो स्क्रीन पर देखी तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये डैनियल था, वही आदमी जिसे अभी कुछ दिन पहले हम जंगल से ढूंढ के लाए थे। उसने अपनी वाइफ और बच्चों का खून कर दिया था और अपने ही घर में आग लगा दी थी। माय गॉड, मेरे तो होश उड़ गए। आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पुलिस के हेलीकॉप्टर्स और स्निफर डॉग्स उसको ढूंढने के लिए जंगल की तरफ गए हुए थे। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन सच बताओ तो ये शौक ज्यादा देर तक नहीं रहा। मन ही मन मुझे पहले दिन से ये पता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन इस सब का अंजाम इतना बुरा होगा, ये मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। अगले कई हफ्तों तक डैनियल को जंगल में ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उस दिन हम जिसको ढूंढ के जंगल से लेकर आए थे वो डैनियल नहीं था। हमने किसी को नहीं बचाया था, बल्कि हम किसी और ही बला को अपने साथ ले आए थे। मुझे ये सोच के बहुत दुख होता है कि उस मासूम फैमिली के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा भी दोष है। शायद अगर मैं कुछ बोलता या कुछ करता तो उन लोगों की जान बच जाती। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बात मुझे परेशान करती है वो ये है कि वो जो कुछ भी था वो शैतान जिसने उन मासूमों की जान ली आज भी आजाद इन जंगलों में घूम रहा है अपने अगले शिकार की तलाश में।